हेलो, नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम थॉमस होब्स की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पार्ट 1 हमारा वीडियो आ चुका है। अब हम पार्ट 2 इसका कवर करेंगे, थॉमस होब्स की पॉलिटिकल फिलोसफी। हम देखेंगे आज इनके मेजर वर्क, थॉमस होब्स के मेजर वर्क। इनका जो मेजर वर्क है 1630 में इन्होंने जो बुक लिखी है, उस बुक का नाम है ए शॉर्ट ट्रैक्ट ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो इन्होंने 1630 में लिखी है। दूसरी जो इनकी बुक है उसका नाम है द एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, जो इन्होंने 1650 में जो बुक लिखी है। तीसरी इनकी जो बुक है वो 1642 में डी कायू, जो सोसाइटी। चौथी बुक है इनकी डी कॉर्पोरे, जो बॉडी पर लिखी गई है, बॉडी या मैटर। मैटर भी इसको हम कह सकते हैं, बॉडी या मैटर। अगली बुक इन्होंने लिखी है डी होमिने, ये ह्यूमन नेचर के ऊपर लिखी गई बुक है। ये तीनों बुक होब्स की बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं ये तीनों। इनको होब्स मैग्नम ओपस कहते हैं, मैग्नम ओपस। होब्स की मैग्नम ओपस है ये बुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सोसाइटी, मैटर और ह्यूमन नेचर पर ये बुक लिखी गई है। बुक्स का नाम है डी सीवे या डी कायू भी कहते हैं, डी कॉर्पोरे, डी होमिने। ये होब्स के मेजर वर्क है। इसके बाद में देखो अगला जो मेजर वर्क है, 1651 में इन्होंने एक बुक लिखी लेवियाथन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डी सीवे या डी कायू जो बुक लिखी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसका नाम है फिलोसफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। उसका नाम है फिलोसफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। एक इनकी बुक है बेमौथ, बेमौथ, इसको हम लिख सकते हैं बेहमौथ। ये बुक जो इंग्लिश सिविल वार हुआ था, जो 1642 से लेके 1651 तक जो इंग्लिश सिविल वार हुआ था, उसका जो एनालिसिस रिप्रेजेंट किया गया है इस बुक में, बेहमौथ में। इनकी जो बुक है डी शिवे, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका नाम है फिलोसफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। आगे देखिए, ये होब्स के जो मेजर वर्क हैं, एक इनकी एक बुक है लेवियाथन, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी बुक है होब्स की। हम पिछले वीडियो में जो पॉलिटिकल फिलोसफी को जो समझने का प्रयास कर रहे हैं होब्स की, उसमें हमने डिवाइन लॉज को समझा, पॉजिटिव लॉज को समझा, नेचुरल लॉज को समझा। एक बार मैं इनको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिवाइन लॉज, नेचुरल लॉज और जो नेचुरल लॉज और जो पॉजिटिव लॉज है, इनका क्या मतलब है। इससे पहले हम थोड़ा होब्स की जो फिलोसफी है उसको रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, और होब्स का थोड़ा सा जो फिलोसफी का बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं कि होब्स क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, होब्स में नया क्या है, आप ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस होब्स में नया क्या है। एक्चुअली थॉमस होब्स जो प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावली है, इनसे थोड़ा डिफरेंट अपना वे अपनाते हैं और एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस की साइंटिफिक स्टडी करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि न्यूटन ने फिजिक्स के साथ किया, यूक्लिड ने मैथ के साथ किया। न्यूटन ने फिजिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, लॉ ऑफ मोशन दिया, जो डेफिनेट लॉज हैं, कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनका खोज, उनको डिस्कवर करने का प्रयास इन वैज्ञानिकों ने किया, इन गणितज्ञों ने किया। जो साइंटिस्ट और जो मैथमेटिशियन थे, उनसे प्रेरणा ली होब्स ने। इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच अपनाई। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में होब्स ने साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया, और पॉलिटिकल साइंस की जो शुरुआत है, राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है, वो होब्स के साथ होती है। इस समय साइंटिफिक फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी इसको होब्स को कहा जाता है, और जो पॉलिटिकल साइंस की साइंटिफिक स्टडी की भी शुरुआत होती है जब मिडल एजेस खत्म हो रहे थे। मिडल एजेज में क्या था, जो मध्य युगीन जो विचारधारा थी, मध्य युग थे। मिडल एजेज में क्या था, किसी भी फिनोमेना या किसी भी इवेंट की जो एक्सप्लेनेशन किया जाता था, उसमें गॉड को या रिलीजन को इन्वोक कर दिया जाता था। अर्थात किसी भी घटना की व्याख्या की जाती थी, उसमें धर्म और भगवान का सहारा लेकर के उस चीज़ की व्याख्या की जाती थी, उस फिनोमेना या उस इवेंट्स की व्याख्या की जाती थी। उसको, उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को होब्स ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। होब्स ने सभी चीज़ें, सभी जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, जो फिनोमेनाज हैं, उनकी जो व्याख्या है वो अपनी साइंटिफिक
थ्योरी के आधार पर करने की कोशिश की, जैसा कि यूक्लिड है या होब्स, जैसे होब्स है गैलीलियो के कांटेक्ट में थे, होब्स बेकन के कांटेक्ट में थे, बेकन फ्रांसिस बेकन है, यूक्लिड है, इनसे होब्स ने जो अपनी जो साइंटिफिक मेथड है उसको होब्स ने बोरो किया। और जो जो साइंटिफिक मेथड साइंस में जो यूज ली जाती हैं उनका उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी में प्रयोग करने की कोशिश की। उनको भी डिस्कस करेंगे कि होब्स ने कौन सी साइंटिफिक मेथड है उसको अपनाया। उससे पहले हम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझ लेते हैं कि होब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और होब्स के जो 19 लॉज हैं उनमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो थे। देखिए आप, होब्स के मेजर वर्क है उनको तो हमने कवर कर ही लिया है। जो भी विद्यार्थी नेट स्लेट, नेट जेआरएफ, यूपीसी या पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी किसी भी एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी भी तैयारी कर रहा है, वो एमए है, बीए है का स्टूडेंट है, वो हमारे इस चैनल से जुड़ करके पॉलिटिकल साइंस के प्रति अपनी समझ डेवलप कर सकता है, बेहतर कर सकता है। तो देखिए आप, डिवाइन लॉज क्या हैं। डिवाइन लॉज पिछले वीडियो में भी हमने इन लॉज को डिस्कस किया था। डिवाइन लॉज का मतलब है देवीय कानून, हिंदी में कहते हैं देवीय कानून। देवीय कानून, डिवाइन लॉज वो लॉज हैं, वो कानून हैं जो देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात वो गॉड के द्वारा क्रिएटेड हैं, गॉड के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे हम बात करें होली गीता, हमारी जो गीता है भगवत गीता, होली बाइबल, ये जो पवित्र ग्रंथ है, होली बाइबल, या हम कहें होली कुरान, इनमें जो लॉज लिखे गए हैं, इनमें जो निर्देश, इन जो होली कुरान, होली बाइबल, होली गीता, इनमें जो लॉज डेफिनेट जो उपदेश लिखे गए हैं वो भगवान के द्वारा रिवील किए गए हैं, गॉड के द्वारा रिवील किए गए हैं। तो ये जो है देवीय कानून होते हैं जो गॉड के द्वारा बनाए जाते हैं। पॉजिटिव लॉज की बात करें, पॉजिटिव लॉज क्या है। पॉजिटिव लॉज मैन मेड होते हैं, मैन मेड, ये व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। सकारात्मक कानून जैसे ट्रैफिक रूल्स, मनुष्य खुद ही इनकी खोज करता है, खुद ही इनको बनाता है। नेचुरल लॉज, प्राकृतिक कानून क्या है। प्राकृतिक कानून एक्चुअली प्रकृति में निहित है, नेचर में निहित है, ये गॉड के द्वारा बनाए गए हैं लेकिन मनुष्य के द्वारा ये खोजे जाते हैं। जो मैन है, जो इंडिविजुअल है या ह्यूमन बीइंग है, वो अपने रीजन की सहायता से नेचुरल लॉज का डिस्कवर करता है, इन लॉज का वो डिस्कवर करता है, इनको खोजता है वो। होप्स ये तो कहना चाह रहे हैं कि ये गॉड के द्वारा क्रिएटेड है या नेचर के द्वारा क्रिएटेड है, नेचर, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा डिस्कवर किए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा खोजे जाते हैं। प्रकृति में मौजूद है लेकिन मनुष्य अपनी सूझबूझ और बुद्धि की सहायता से इन कानूनों की खोज करता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये कानून खोजे जाते हैं। तो ये जो नेचुरल लॉज हैं इनकी बात करता है होब्स। होब्स स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉज की बात करता है और इन प्राकृतिक कानूनों की खोज मनुष्य स्वयं करता है अपने विवेक से। आगे देखिए, हाउ टू अवॉइड द स्टेट ऑफ नेचर। जिस स्टेट ऑफ नेचर की हमने कल्पना की, जिस स्टेट ऑफ नेचर यानी जिस प्राकृतिक अवस्था की होप्स ने कल्पना की थी, सोसाइटी स्टेट की ओरिजिन को समझाने के लिए, स्टेट की जो आवश्यकता उसको समझाने के लिए होप्स ने स्टेट ऑफ नेचर की कल्पना की, उसको अवॉइड कैसा किया जाए। एक इंडिविजुअल या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो स्टेट ऑफ नेचर में जो जो मनुष्य हैं वो बाहर कैसे निकले। हाउ टू अवॉइड द स्टेट ऑफ नेचर, इसको समझिए आप। पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर विल डिस्कवर सम नेचुरल लॉज। जो पीपल, जो लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं वो डिस्कवर करते हैं नेचुरल लॉज को। ये नेचुरल लॉज कौन से हैं, ये प्राकृतिक कानून कौन से हैं जो प्रकृति में मौजूद हैं लेकिन ये मनुष्य को खोजने पड़ेंगे। इन इन कानूनों की सहायता से मनुष्य बाहर निकलेगा। ये होप्स ने कुल 19 कानून बताए हैं लेकिन हम 2 ही कानूनों के बारे में पढ़ेंगे और वो 2 कानून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉ फर्स्ट, पहला कानून क्या है, प्रथम कानून। प्रथम कानून देखिए, टोटल 19 कानून बताएं होप्स ने। प्रथम कानून, मैन सीक्स पीस, मनुष्य शांति चाहता है, एज फार एज ही कैन होप टू ऑब्टेन इट, वो जैसे
इसको प्राप्त करना चाहता है, वो शांति की हमेशा प्राप्ति चाहता है, लेकिन इट वेन ही कांट ऑब्टेन इट ही सीक्स वार। यदि वो शांति प्राप्त नहीं करता है तो वो युद्ध की कोशिश करता है। अगर उसको शांति प्राप्त नहीं होती है तो अंतिम उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अगर वो शांति वो युद्ध के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है तो वो युद्ध भी कर सकता है वो व्यक्ति। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेट ऑफ नेचर में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। कानून 2 देखिए, लॉ 2, जो द्वितीय कानून है वो क्या कहता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो द्वितीय कानून है वो होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बेस बनेगा, आधार बनेगा। देखिए आप, लॉ 2 कानून द्वितीय, दूसरा कानून द्वितीय, द्वितीय कानून, मैन इज विलिंग इन ऑर्डर टू अचीव पीस टू ले डाउन हिज राइट टू ऑल थिंग। कहने का मतलब है कि मनुष्य शांति प्राप्ति के लिए अपने सभी प्रकार के अधिकार, अपने सभी अधिकार, सभी राइट्स त्यागने के लिए तैयार है। व्यक्ति उतने अधिकार त्यागने के लिए तैयार है जितने अधिकार दूसरा व्यक्ति त्यागने के लिए तैयार है। देखिए आप इस कोटेशन को समझिए, ये कोटेशन या स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहा है इसको समझिए आप। एंड बी कंटेंट विथ एज मच फ्रीडम इन रिलेशन टू अदर मैन एज ही वुड अलाउ अदर मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ। अर्थात वह उतनी ही लिबर्टी या उतने ही राइट्स को त्याग करेगा जितना दूसरा करेगा। अर्थात व्यक्ति शांति प्राप्ति के लिए अपने सभी अधिकार त्यागने के लिए तैयार है। अर्थात वह उस केओस और डिसऑर्डर जैसी स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलना चाहता है। जिस स्टेट ऑफ नेचर में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस प्राकृतिक अवस्था में निरीमार दाड़ कत्लेआम मचा हुआ है, उस प्राकृतिक अवस्था से व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है। वो शांति प्राप्त करने के लिए अपने सभी प्रकार के अधिकार किसी के पक्ष में त्यागने के लिए तैयार है। तो आगे देखिए, जो सेकंड नेचुरल लॉ है, जो द्वितीय प्राकृतिक कानून है, वो बेसिस फॉर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने दूसरा कानून अभी पढ़ा कि व्यक्ति सभी अधिकार त्यागने के लिए तैयार है, अपने सभी राइट्स को त्यागने के लिए तैयार है, तो वो बेसिस बनता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस बनता है। देखिए, इट इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द रेशनल इंडिविजुअल्स इन स्टेट ऑफ नेचर। ये क्या है, ये जो सेकंड नेचुरल लॉ है ये क्या कहता है, इसमें एग्रीमेंट करता है मनुष्य, मनुष्य एग्रीमेंट करता है जितने भी रेशनल इंडिविजुअल्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जो व्यक्ति सेल्फिश है, जो इंडिविजुअल सेल्फिश है, जो इंडिविजुअल क्वारलसम है अर्थात झगड़ालू है, वो क्रूल है, वो व्यक्ति रेशनल है। जो रेशनल इंडिविजुअल्स हैं, होप्स ने बताया है कि व्यक्ति रेशनल है। जो रेशनल इंडिविजुअल है वो स्टेट ऑफ नेचर में क्या एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। और इस्टाब्लिशमेंट एक गवर्नमेंट, एक सरकार की स्थापना करते हैं, ये समझिए आप। एक संप्रभु की वो स्थापना करते हैं, संप्रभु शासक। संप्रभु, इस्टाब्लिशमेंट ए गवर्नमेंट, सभी व्यक्ति अपने सभी अधिकार त्यागते हैं और एक सरकार, एक गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं। इस्टाब्लिशमेंट ए गवर्नमेंट, सोवरेन, एक सोवरेन की स्थापना करते हैं। ब्रिंग पीपल आउट फ्रॉम द केओस एंड लॉलेसनेस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। अर्थात जो व्यक्ति हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो उसके केओस और जो कानूनहीन व्यवस्था है, जो अराजकता वहाँ फैली हुई है स्टेट ऑफ नेचर में, जो डिसऑर्डर जो फैला हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति तैयार हैं और एक सोवरेन नियुक्त करते हैं। ये जो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये सोवरेन और पीपल्स के मध्य नहीं हुआ है, लोगों के और सोवरेन के बीच में नहीं हुआ। ये लोगों और लोगों के बीच में, सोवरेन इस एग्रीमेंट का, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सोवरेन इस एग्रीमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सोवरेन अलग है, ये लोगों के बीच में हुआ एग्रीमेंट है, इसको समझिए आप। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग मैंने थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ मैं आपको, थॉम्स की जो मेथड है वो देख लेते हैं। थॉमस होब्स की जो साइंटिफिक मेथड है, जो मेथड है वो नया क्या है, ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। होब्स को समझना है तो आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए, थॉमस होब्स जो कि एक बहुत ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, इंग्लिश फिलोसफर हैं, वो दो इवेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दो इवेंट्स का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, दो घटनाओं का। इंग्लिश सिविल वार, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है, और साइंटिफिक रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इन दोनों का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। होब्स का प्रयास क्या था, होब्स हाउ टू अचीव पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी।
स्टेबिलिटी स्थायित्व है, पीस शांति, और सिक्योरिटी सुरक्षा। सुरक्षा को कैसे प्राप्त किया जाए, इसी पर फोकस था होब्स का। अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को वो बिल्ड कर रहे थे इसी अप्रोच को लेकर के। लेकिन होब्स ने साइंटिफिक रिवोल्यूशन से जो साइंटिफिक मेथड है जो वैज्ञानिक विधियां हैं वो अपनाई। देखिए आप, साइंटिफिकली ऑब्जर्विंग सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, अर्थात सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को वैज्ञानिक तरीके से ऑब्जर्व किया होब्स ने, थॉमस होब्स ने। दूसरी चीज, अराइव एट ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, वो एक राजनीति में वैज्ञानिक राज्य का एक वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित करना चाहता था होब्स। होब्स के माइंड में ये था कि जैसा न्यूटन ने फिजिक्स के साथ किया, और फिजिक्स में न्यूटन ने डिस्कवर किए लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, इनको डिस्कवर किए। और जो मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उन्होंने जो मैथमेटिक्स में किया, अराइव एट ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसके ऊपर वो पहुंचना चाहते थे। होब्स ने दो विधियां अपनाई। कौन कौन सी दो विधियां अपनाई, दोनों विधियों को समझिए। रिजोल्यूशन कंपोजिटिव मेथड, इसको जानना जरूरी है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये जो मेथड है रिजोल्यूशन कंपोजिटिव मेथड, इसको समझिए आप। ये एक्चुअली गैलीलियो और बेकन, जो फ्रांसिस बेकन थे, एक गैलीलियो, इन दोनों से होब्स ने बोरो की ये विधि, रिजोल्यूशन कंपोजिटिव मेथड। ये जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, ये होब्स ने किससे बोरो की, गैलीलियो एंड बेकन से बोरो की, और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में इसको अप्लाई कर दिया। ये विधि क्या है, ये विधि ये कहती है कि यदि किसी इवेंट को समझना है हमें, तो उसको हम बहुत छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, उसमें हम उसको ब्रेक करके देख लेंगे, उसके छोटे छोटे ब्रेक करके देख लेंगे। जैसे मान लो ये सोसाइटी है, समाज है, तो सोसाइटी को ब्रेक करेंगे तो उसमें से निकलेगा इंडिविजुअल, व्यक्ति। क्या निकलेगा, इंडिविजुअल। तो होब्स वो फिलोसफर हैं जो अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी को बिल्ड करते हैं इंडिविजुअल को लेकर के। यहीं से शुरुआत होती है इंडिविजुअलिज्म की। इंडिविजुअलिज्म की जो फिलोसफी है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी और इंडिविजुअल के राइट्स और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अराउंड बिल्ड की जाती है, अराउंड बिल्ड की जाती है। तो इंडिविजुअल जो है, ये जो इंडिविजुअल जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जो पार्ट्स है, जो इकाई है, ये इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं होब्स। व्यक्ति के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं होब्स, इसलिए होब्स को प्रोटो लिबरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटो लिबरल। ये थोड़ा सा समझिए आप, प्रोटो लिबरल। होब्स को प्रोटो लिबरल क्यों कहा जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटो लिबरल मीन्स आधे उदारवादी, आधे उदारवादी। कहने का मतलब है वो स्टार्टिंग अपनी इंडिविजुअल से करते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स और इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल के सिक्योरिटी के लिए वो पूरा का पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अपनी पूरी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी का को शेप देते हैं, और लेवियाथन की स्थापना करते हैं। वो एक सोवरेन, जो निरंकुश जो सोवरेन है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की वो स्थापना करते हैं। वहाँ पर जाकर के वो इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी से हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। इसलिए होब्स को क्या है, प्रोटो लिबरल भी कहा जाता है। जो ये मेथड मैंने आपको समझा दी। दूसरी जो मेथड है वो जियोमेट्रिकल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग। ये जो यूक्लिड से ली, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड से इन्होंने जियोमेट्रिकल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग जो विधि है वो ली। इसका मतलब क्या है ये भी समझिए। इस विधि का मतलब है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी अजम्पशन को पहले, सबसे पहले एक अजम्पशन आपके माइंड में आएगा, एक अवधारणा आपके माइंड में आएगी, एक अजम्पशन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फिर एक कंक्लूजन आपके माइंड में आएगा, एक निष्कर्ष आपके माइंड में आएगा, और फिर इस निष्कर्ष से आप एक निष्कर्ष और निकालोगे, कंक्लूजन। ये निष्कर्ष निकालोगे कंक्लूजन। तो ये जो विधि है ये इन्होंने किससे किससे बोरो की, यूक्लिड से बोरो की। तो मेरा जो आपको जो समझाने का जो प्रयास है, इसमें मैंने ये बताया कि होब्स को राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक पिता कहा जाता है, क्योंकि होब्स ने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए आतुर थे। अपने जो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण है होब्स ने, वो एक विज्ञान की तरह, वैज्ञानिक की तरह उन्होंने सोचा। वैज्ञानिक की तरह सोच करके उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उन्होंने एक स्टेट ऑफ नेचर की कल्पना की। वहाँ पर उसमें केओस और डिसऑर्डर की जो स्थिति है उससे बाहर निकालने के लिए इंडिविजुअल को कुछ कानून बताए, नेचुरल लॉज बताए, और कानून से बाहर निकल के सभी इंडिविजुअल्स अपने राइट्स त्याग देते हैं और एक सोवरेन की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ होब्स, होब्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और
जो होब्स की जो साइंटिफिक अप्रोच पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी के प्रति जो होब्स की जो आप साइंटिफिक अप्रोच देख पा रहे हो, तो इस वीडियो में आप बेहतर समझ सकते हो। और भी अन्य जो कंसेप्ट्स हैं होब्स की, उनको हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।